हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लगभग हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है, अब हम उसी को आगे लास्ट मुझे लगता है आज हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बचा हुआ पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट का हम ये देखेंगे। हमने कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स देख लिए। उसके बाद हमने उसके कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस देखे। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट की जो साइकिल्स हैं उससे रिलेटेड वो देखी। अब उसी को हम आगे देखेंगे डाइट्री फाइबर्स का। ठीक है, इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइट्री फाइबर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही हमारा जो फाइबर है ये क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, फाइबर फाइबर क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है। कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड्स है। ठीक है, कौन सा पॉलीसैकेराइड्स है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फाइबर सॉरी। तो फाइबर हमारा पॉलीसैकेराइड्स का ही एक टाइप है। आपने देखा था मोनो में हमारे पास कितनी यूनिट थी, एक यूनिट थी। ठीक है, डाई में हमारे पास 2 यूनिट थी, पॉली में हमारे पास कितनी थी, 2 से ज़्यादा यूनिट्स थी। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब ये जो हमारा फाइबर है, फाइबर हमारी फाइबर हमारी ग्लूकोज की एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्लूकोज हैं चेन में और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेडली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जिन्हें तोड़ना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। तो आप देखोगे जिसे हम हिंदी में रेशा भी बोलते हैं। आपने देखा जो हमारा जब हमारे पास वीट का फ्लावर आता है, वीट का आटा जो आता है, उसको जब हम छानते हैं तो ऊपर से हमारे पास चोकर रह जाता है। वो चोकर क्या है, वो फाइबर ही है। ठीक है, वो चोकर क्या है, हमारा फाइबर ही। तो फाइबर क्या होती है, जनरली अनाज के ऊपर या किसी के भी ऊपर एक लेयर पाई जाती है। वो लेयर इतनी कॉम्प्लिकेटेडली बनी हुई होती है ग्लूकोज की चेन से कि उसको तोड़ना मुश्किल होता है, उसको पूरे तरीके से हम तोड़ नहीं पाते। तो वही हमारा क्या होता है, फाइबर होता है। इसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं तोड़ पाता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो चोकर पे अब ये आपको दिख जाएगा, हरी सब्जियों में ये पाया जाता है। लगभग सभी फूड आइटम में हमारा फाइबर पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम डाइटरी फाइबर की बात करें तो डाइटरी फाइबर हमें डेली अपनी डाइट में कितना लेना चाहिए, 25 to 35 ग्राम पर डेली हमें ये अपनी डाइट में लेना चाहिए। ठीक है, इससे पहले डाइटरी फाइबर का जो रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा नहीं मानी जाती थी, या फिर जो आरडीए था उसमें डाइटरी फाइबर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जो आरडीए 2020 आया है उसमें डाइटरी फाइबर की भी एक रिक्वायरमेंट उन्होंने दी है कि हर पर्टिकुलर एज ग्रुप को कितना डाइटरी फाइबर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डाइटरी फाइबर का भले ही उससे वो डाइजेस्ट नहीं होता है, टूटता नहीं है, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देता, लेकिन फिर भी उसके अपने खुद के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हमारा डाइटरी फाइबर हमें कितना लेना चाहिए, डाइटरी फाइबर है क्या, पॉलीसैकेराइड्स का टाइप है, ग्लूकोज की बहुत कॉम्प्लिकेटेड चेन्स हैं। ठीक है, वो हमारा डाइटरी फाइबर होता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जो बहुत जुड़ा हुआ, कॉम्प्लेक्सली जुड़ा हुआ है, जो तोड़ना आसान नहीं है। ठीक है, एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट है, जो प्लांट के एडिबल पार्ट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है फाइबर। एडिबल बोल लो या नॉन एडिबल, सभी पार्ट्स में पाया जाता है। नॉन स्टार्च है ये। ठीक है, नॉन स्टार्च नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है ये ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये लाइन थोड़ी छुप गई है। तो नॉन स्टार्च नॉन डाइजेस्टेड, ठीक है, नॉन स्टार्च नॉन डाइजेस्टिव ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम। ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, एक तो ये स्टार्च नहीं है, ठीक है, और दूसरा ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो हमारा फाइबर है ये स्टार्च नहीं होता है, ये स्टार्च से अलग होता है। ठीक है, तो ये नॉन स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड्स, नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड से। दूसरा ये डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम ऐसा है ही नहीं जो हमारे फाइबर बॉडी में फाइबर को डाइजेस्ट कर सके, यानी कि फाइबर को तोड़ सके मॉलिक्यूल्स में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। तो हमारी बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम पाया नहीं जाता। अगर आप देखोगे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारे बफेलो हो गई, काऊ हो गए, तो ये सब क्या करते हैं, गोट हो गई, ये सब क्या करते हैं, जो हमारे गाय भैंस बकरियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारे उसको खाती हैं, घास को खाती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या होता है, इनकी बॉडी में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो उस घास को डाइजेस्ट करने में इनकी हेल्प करते हैं। लेकिन ह्यूमंस की बॉडी में ऐसे एंजाइम नहीं पाए जाते। इसीलिए फाइबर जो है, जो क्योंकि घास क्या है, मेन फाइबर से ही बना हुआ है, तो हमारी जो फाइबर है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो ये नॉन स्टार्च नॉन डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर है हमारा डाइटरी फाइबर, हमारे 2 तरह के होते हैं, एक तो है सॉल्युबल और एक है इनसॉल्युबल। एक डाइटरी फाइबर क्या कहलाएगा,
सॉल्युबल, डाइटरी फाइबर हमारा सॉल्युबल भी हो सकता है और इनसॉल्युबल भी हो सकता है, ठीक है। सॉल्युबल में क्या आते हैं, सॉल्युबल में हमारा पैक्टिन, गम्स, म्यूसिलेज, बीटा ग्लूकागोन, ये सब आते हैं हमारे सॉल्युबल में, ठीक है। क्यों, मतलब ये घुल जाते हैं, ये घुल करके एक कंसिस्टेंसी बना लेते हैं, जैसे कि गाढ़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये बना लेते हैं, जैसे हमारे जेल फॉर्म में आ जाते हैं ये, ठीक है। तो ये सॉल्युबल है। और इनसॉल्युबल जो होते हैं वो घुलते नहीं है, जैसे कि हमारे क्या हो गया, आटे का चोकर है हमारे पास, जो व्हीट फ्लावर है उसके जो चोकर है उसको आप कितना भी घोल लो वो घुलेगा नहीं, ऊपर ही रहेगा, भूसी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे कि सेलुलोज हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया इनसॉल्युबल में, सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, लिग्निन हो गया, ठीक है। तो सॉल्युबल वो होते हैं जो वाटर के साथ घुल जाते हैं, कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो घुल भी जाते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं, और वो सॉल्युबल होकर क्या बन, कुछ थिक सी जेल कंसिस्टेंसी में वो आ जाते हैं, जैसे पैक्टिन हो गया, गम्स, म्यूसिलेज, बीटा ग्लूकागोन, ये ओट्स में पाया जाता है, ठीक है। बीटा ग्लूकागोन फाइबर हमारे किस में पाया जाता है, ओट्स में पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ओट्स में कौन सा वाला फाइबर पाया जाता है, तो बीटा ग्लूकागोन पाया जाता है, ठीक है। और इनसॉल्युबल में हमारा सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है और लिग्निन है, ठीक है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे कितने तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम दो पोर्शन में और भी डिवाइड कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, डाइजेस्टिव फेट के अकॉर्डिंग, कि वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे फाइबर भी है, फाइबर है तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, लेकिन हम इसे किस में रखते हैं, हम इसे पॉलीसैकेराइड्स में रखते हैं। लेकिन अगर हमें कार्बोहाइड्रेट को इस तरीके से उसका कैटेगराइजेशन करना है, दो पार्ट में उसको विभाजित करना है कि कौन से वाले बॉडी में डाइजेस्ट होता है, कौन से वाले बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो इसमें क्या आएगा हमारा, एक तो हमारा ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट आएंगे जो बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, जो ग्लूकोज देते हैं, और एक है नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट आएंगे, ठीक है। नॉन ग्लाइसेमिक है इसके आगे, ठीक है। नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट क्योंकि बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं और बॉडी को एनर्जी नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा, ठीक है, फिर ये हमारा ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट में हमारा जितने भी सुगर्स थे, ठीक है, यानी कि मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के कौन कौन से पार्ट थे हमारे, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब किस में आएंगे, ये हमारे ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट में आएंगे, क्योंकि टूट करके क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। और नॉन कार्बोहाइड्रेट में हमारा जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, प्रोवाइड नो एनर्जी आएगा, ठीक है, प्रोवाइड नो एनर्जी, एनर्जी नहीं देते हैं, जैसे हमारा फाइबर हो गया, पैक्टिन्स हो गया, सेलुलोज हो गया, गॉर्गम हो गया और बीटा ग्लूकागोन हो गया, ये, ठीक है। ये जो हमने अभी ये वाले पढ़े हैं, ये सब हमारे किस में आएंगे, ये हमारे आएंगे नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स के अलावा इन दो चीज़ों में भी हम कार्बोहाइड्रेट को विभाजित कर सकते हैं, इसमें भी हम कार्बोहाइड्रेट को विभाजित कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, पहला है हमारा पहला है हमारा ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है हमारा नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट में हमारा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, जितने भी हमारे बॉडी में टूटते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो सब हमारे किस में आएंगे, ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट में आएंगे। ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये हमें एनर्जी देते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होते हैं, जैसे ग्लूकोज और स्टार्च, ठीक है, एनर्जी देंगे। और दूसरा क्या होगा, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे ये इसमें दूसरा है हमारा नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ग्लाइसेमिक है जो आया नहीं है एग्जाम पेपर में, इसमें फोटो में आया नहीं है। तो दूसरा क्या है हमारा नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट, नॉन डाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट नहीं होता है, प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके, फाइबर है, पैक्टिन्स है, सेलुलोज है, गॉर्गम है और बीटा ग्लूकागोन है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारा अगर हम देखें तो डाइटरी फाइबर इन फूड, ठीक है, जो फूड में डाइटरी फाइबर होता है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसमें यही देखेंगे कि हम लोग कहते हैं कि जो हम आटे की रोटी बनाते हैं, ठीक है, जो चपाती बनाते हैं, हम ये मानते हैं कि चपाती को हम बिना छाने हुए आटे से बनाना चाहिए, मतलब कि जो चोकर है उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको ही हमें आटे में गूंद करके खाना बनाना चाहिए, ठीक है। जब हम डो बनाएं तो उसके अंदर हम क्या करें, चोकर को डालें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो रोटी के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे पहला है हमारा डाइटरी फाइबर इन फूड। अगर फूड में हमारा डाइटरी फाइबर होता है तो ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। कहाँ गया, सलाइवा इस पर एक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि एमाइलेज एंजाइम इसमें एक्ट नहीं कर पाएगा। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ का जाएगा, स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा एंजाइम है ही नहीं जो फाइबर को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है।
तो हमने जितना भी फाइबर खाया उसने क्या किया हमारी बॉडी में जा करके डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कैसा ही रही, टूटा ही नहीं, वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। नॉट डाइजेस्टेड ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम, क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम ही नहीं है कोई जो हमारे फाइबर को डाइजेस्ट कर सके, तो फिर वो बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होगा। गो टू लार्ज इंटेस्टाइन विदाउट डाइजेशन, ये क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और डाइजेस्ट बिना किसके डाइजेशन के, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के बिना डाइजेशन के रह जाएगा। एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ जा, अब ये क्या हुआ, जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो डाइजेस्ट नहीं हुआ फाइबर, तो वो बिना डाइजेस्ट हुए कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है, बिना डाइजेस्ट हुआ वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो उस पर वहाँ के जो कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं उस पर कुछ एक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे उसके साथ, जिससे क्या होगा, वो फाइबर जो है जो अभी डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, पर वो जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ जाकर के क्या होगा, वो फाइबर सिंपल में टूटने लगेगा, सिंपल फाइबर में टूटने लगेगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना शुरू हो जाएगा फाइबर। कौन तोड़ेगा, जो हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो उसको तोड़ना शुरू कर देंगे। वहाँ जाके क्या होगा, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इंटू शॉर्ट चेन फैटी एसिड, एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड है, प्रायोनिक एसिड, ठीक है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट था, हमारा फाइबर जो कार्बोहाइड्रेट है एक तरह का, वो वहाँ जाकर के शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ, हमारी बड़ी आंत में, जहाँ पर क्या है, फाइबर जो है तोड़ेगा उसे, ठीक है, फाइबर ने उसको जो हमारे बैक्टीरिया थे उन्होंने एंजाइमेटिक रिएक्शन की और उन्होंने क्या किया, फाइबर को तोड़ा बड़ी आंत में, वहाँ जाकर के वो फाइबर किस में कन्वर्ट हो गया, शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड और प्रायोनिक एसिड, ठीक है। प्रोवाइड एनर्जी टू फ्लोरा, अब ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बना है टूट करके, ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारा प्रोवाइड एनर्जी टू गट फ्लोरा, जो हमारे वहाँ पे बैक्टीरियाज हैं उनको एनर्जी देगा, ठीक है, उनके लिए क्या करेगा, एज अ फूड ये काम करता है गट फ्लोरा, ठीक है। जो हमारे गट में अच्छे, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाए रखते हैं, जैसे कि हमारे किस में पाया जाता है, दही में हमारा लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, ठीक है, इसलिए हम दही खाते हैं ताकि वो क्या करें, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको क्या बनाए रखे, हेल्दी बनाए रखे, ठीक है। तो वो वहाँ वो बैक्टीरिया होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाए देते हैं। तो जब ये टूट जाता है, किस में टूट जाता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड में जब ये टूटता है तो वहाँ जाकर के जो वहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको क्या करता है, एनर्जी देता है, मतलब उनकी तरह एज अ फूड काम करता है हमारा फाइबर, ठीक है, उन बैक्टीरिया के लिए। और इससे क्या होगी, हमारी हेल्दी म्यूकस सेल एंड लाइनिंग, जो हमारी बड़ी आंत है, ठीक है, जो बड़ी आंत है हमारी, ठीक है, ये वाली जो बड़ी आंत है इसकी जो ये वाली लाइनिंग होती है उसको ये हेल्दी बनाए रखता है। इससे क्या होगा, जब बैक्टीरिया, उनको एनर्जी मिलती रहेगी, जो हमारे बैक्टीरिया रह रहे हैं उनको खाना मिलेगा, फाइबर उनके खाने की तरह काम करता है। तो वो क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी आंत की जो लाइन है, अंदर की लेयर होती है उसको हेल्दी बनाए रखेगा, ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका काम ये होता है कि बड़ी आंत को हेल्दी बनाए रखना, ठीक है, उसकी लाइनिंग को हेल्दी बनाए रखना, ठीक है। इसीलिए हमने जो कल पढ़ा था, कल हमने ये देखा था कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं से आया था। प्रोबायोटिक अब हमारे क्या हो गए, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होते हैं, प्रोबायोटिक होते हैं। जैसे हमने दही में खाया तो वो प्रोबायोटिक हो गया, वो हमारी बड़ी आंत में रहते हैं और हमारी बड़ी आंत की लाइनिंग को हेल्दी बनाए रखते हैं, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथ रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब वो हेल्दी बनाए रखेगा। तो हमने दही में खाया, प्रोबायोटिक खाया, या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहते भी हैं वो बैक्टीरिया, वहाँ बनते भी रहते हैं। इसके बाद हमने उसमें फाइबर खाया, तो फाइबर ने जाकर के उनको क्या दिया, जो हमारे प्रोबायोटिक थे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, उनको जाकर के वहाँ एनर्जी दी और उन्हें हेल्दी बनाए रखा, जिससे वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, फिर हमारी जो बड़ी आंत है उसको हेल्दी बनाए रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम फाइबर को क्या बोलते हैं, प्रीबायोटिक की तरह हम फाइबर को लेते हैं, ठीक है। प्रीबायोटिक क्या होते हैं, जो प्रोबायोटिक को एनर्जी देते हैं, उनको हेल्दी बनाए रखने में काम करते हैं। तो ये है हमारा पूरा डाइटरी फाइबर का एक डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर हमारा मेन इस तरीके से काम करता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, हेल्दी बनाए रखता है ये लार्ज इंटेस्टाइन को। और जो बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन बैक्टीरिया को एज अ फूड ये काम
करता है, ठीक है। तो अब हम फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर में हमारे क्या क्या फंक्शंस आएंगे। एक तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है जो हमारा फाइबर है, ठीक है। फाइबर का वेट क्या होता है, हैवी होता है, ठीक है, वेट इसका ज़्यादा होता है फाइबर का। तो जब हम इसे खाते हैं तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक वेट दे देता है, भारी कर देता है वेस्ट मटेरियल को। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है ना वो बॉडी में चिपकता नहीं है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए कहते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम होती है, जो फ्रेश नहीं हो पाते, उनको क्या खाना चाहिए, फाइबर खाना चाहिए, ठीक है। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या करेगा, जो भी आप खाओगे उसमें फाइबर है तो वेट वो देगा खाने को। जब हमने खाया तो वो हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी वेट देगा, स्टूल को वेट देगा, और जब ये उसको वेट देगा तो वो बॉडी से बाहर आसानी से निकल जाएगा। वो हमारी खाना जो है वो हमारी आंतों में चिपकेगा नहीं, ठीक है। बाइंड विद फूड न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को बाइंड कर लेता है, फूड न्यूट्रिएंट्स को ये अपने साथ बाइंड कर लेता है। जैसे कि मैं जो ओबेसिटी का केस होता है, जो लोग मोटे होते हैं उनको बोला जाता है कि आप खूब सारा फाइबर खाओ। तो क्यों, क्योंकि जब भी वो फाइबर अगर वो फाइबर खा रहे हैं तो फाइबर में जो भी वो फैट भी उनका खाने में जो भी फैट है, फाइबर क्या करता है, उस फैट को बांध लेता है, ठीक है, अपने साथ जोड़ लेगा, बांध लेगा। और क्योंकि कोई एंजाइम फाइबर पे एक्ट नहीं कर पाता, उसे तोड़ नहीं पाता, तो वो उसके साथ साथ वो उस फैट को भी नहीं तोड़ पाएगा और फैट जो है वो बॉडी से बाहर ऐसे कैसे ही निकल जाएगा, बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा, ठीक है। बाइंड विद फूड न्यूट्रिएंट्स, तो ये कुछ फूड न्यूट्रिएंट्स को बाइंड कर लेता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर लेगा ये, ठीक है, फैट को बाइंड कर लेगा, जितने भी आपके हार्मफुल फैट्स है, आपने बहुत ज़्यादा फैट अगर आप लेते हो अपनी डाइट में, साथ में फाइबर भी लेते हो, तो आपका क्या करेगा, वो फैट को फाइबर बाइंड कर लेगा और उसे बॉडी में यूटिलाइज नहीं होने देगा, बॉडी से बाहर ऐसा स्टूल के साथ उसे बाहर से निकाल देगा। फॉर्मेशन विस्कस जेल, ठीक है, ये क्या करता है, विस्कस जेल, क्योंकि जो हमारा डाइटरी फाइबर है, जो वाला सॉल्युबल वाला है, वो क्या करता है, भारीपन के लिए एक विस्कस जेल जैसा बना देता है, और क्या करता है, बॉडी में जो हमारा न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या कर देता है, विस्कस जेल के साथ बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको ये बाहर निकाल देता है, ठीक है। इसके अलावा वैसे इसका एक ड्रॉबैक ये है, क्योंकि ये भी है कि ये आयरन और कैल्शियम को भी बाइंड कर लेता है, तो वो आयरन और कैल्शियम को यूटिलाइज नहीं होने देता बॉडी में, इसीलिए ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, नुकसान भी है कि फाइबर हमेशा फ़ायदेमंद ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि कैल्शियम को और आयरन को फाइबर के साथ नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फाइबर क्या करेगा, उनको भी बाइंड कर लेगा, हमारी बॉडी में कैल्शियम की आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक है। पास स्लोली इन जीआई ट्रैक्ट, अब ये डाइजेस्ट तो हो नहीं पाता, ठीक है, फाइबर हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और तो फिर इसमें जो हमारी बॉडी है ज़्यादा देर तक काम करती है, ठीक है, डाइजेस्ट तो होता नहीं, बॉडी उस पर ज़्यादा काम करेगी क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में खाना जो है एक जगह से दूसरी जगह डाइजेस्ट होगा और हमें भूख कम लगेगी। तो जो जिन्हें ज़्यादा भूख लगती है, मोटापे है, ओबेसिटी के शिकार हैं, मोटे होते हैं लोग, उनको क्या बोला जाता है, फाइबर खाओ। तो फाइबर से क्या होगा, वो बॉडी में जल्दी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे मैदा अगर मैं खाऊंगी, ठीक है, तो वो एकदम बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा, मुझे दोबारा भूख लग जाएगी, फिर मैं दोबारा खाऊंगी, ठीक है, तो वो उतना ही ग्लूकोज बढ़ेगा तो फैट बढ़ेगा बॉडी में, ठीक है। लेकिन अगर मैं फाइबर वाला खाना खाऊंगी तो वो मेरी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, और धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा तो इससे क्या होगा, जीआई ट्रैक्ट में धीरे धीरे जाएगा, तो मुझे कम भूख लगेगी, मैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगी, धीरे धीरे खाऊंगी, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट स्लो, वही है कि जो हमारा अगर मैं बिना फाइबर वाला खाना खाती हूँ तो वो मेरी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर मुझे जल्दी खाना पड़ेगा, और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट जो क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो अगर फाइबर वाला खाना खाऊंगी तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट जो है वो स्लो होगा, यानी कि बॉडी जो है धीरे धीरे खाने को डाइजेस्ट करेगी, ठीक है। तो एकदम से पेट हमारा खाली नहीं होगा, हमारा गैस्ट्रम जो है, हमारा स्टमक जो है वो एकदम से खाली नहीं होगा, ठीक है, उसको धीरे धीरे खाली करेगा, यानी कि रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फिर डिक्रीज पोस्ट पेंड्रल ग्लूकोज लेवल, फिर हमारे इससे ये क्या करता है, पोस्ट पेंड्रल ग्लूकोज लेवल को घटाता है। मतलब जैसे कि मैंने खाना खाया, मैंने खाया ग्लूकोज, ठीक है, यानी कि मैंने कुछ शुगर खाई, चीनी खाई, या मैंने कुछ ऐसा खाना खाया, तो वो क्या करेगा, मेरे बॉडी में ग्लूकोज को एकदम बढ़ा देगा, एकदम शूटअप कर देगा, ठीक है, शूटअप कर देगा। जैसे कि हमने किस में देखा था, ग्लूकोज में हो गया, सिंपल शुगर से हो गया, जल्दी फटाफट डाइजेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो 2 ही यूनिट है हमारी ग्लूकोज की, डाइसैकेराइड्स और ग्लूकोज सिंगल यूनिट है, तो उसमें क्या होगा, वो हमारी बॉडी में एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, हमारे ग्लूकोज को बढ़ा देंगे, ठीक है, ग्लूकोज को जब वो बढ़ा देगा तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, अगर फाइबर खाते हैं वो लोग, डायबिटिक पेशेंट हो गया, नॉर्मल में भी हमें फाइबर खाना चाहिए ताकि हमारा ब्लड ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ा, उतनी हम एनर्जी को यूटिलाइज कर ले, इससे क्या होगा, हम हमारी ओबेसिटी का शिकार नहीं होंगे। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करें, ग्लूकोज को वो क्या करें, फाइबर ज़्यादा खाएं अपनी डाइट में, ठीक है। एंजाइम कैन नॉट एक्ट ऑन अ फाइबर, सो फाइबर बाइंडेड न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो एस्केप फ्रॉम एंजाइमेटिक रिएक्शन
एग्जाम्पल लिपिड। ठीक है, फाइबर क्या करता है, हमारे जो फाइबर पे कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं कर पाता, ये बात तो पता ही है। तो फाइबर क्या करता है, कुछ बाइंड्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स को बाइंड कर लेता है, जैसे लिपिड हो गया, लिपिड को उसने बाइंड कर लिया तो इससे क्या होगा, लिपिड में कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा, लिपिड का खुद का जो लाइपेज एंजाइम है वो भी उसे नहीं तोड़ पाएगा और वो फाइबर जो है वो सब बॉडी से बाहर निकाल देगा लिपिड को। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्ट एज अ लिपिड एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, तो ये क्या हो गया, लिपिड एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर की तरह भी ये एक्ट करता है कि हमारी बॉडी में लिपिड एब्जॉर्ब ही ना हो। फैट जो खा रहे हैं हम, जितना भी ऑयल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही ना हो और वो बॉडी से बाहर निकल जाए, तो हमारा क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा और हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा। ठीक है, हमारे हार्ट की जो वेन्स हैं, जो नसें हैं, उनमें भी वो लिपिड जो है वो इकट्ठा नहीं होगा, फैटी एसिड फैट उसमें इकट्ठा नहीं होगा, तो हमारी वेन्स जो है वो हेल्दी रहेंगी। मेंटेन गट इंटीग्रिटी, स्टूल वेट एंड लैक्सेशन, ये क्या करता है, आपकी गट इंटीग्रिटी यानी कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हेल्दी बनाए रखता है, आपके स्टूल को, जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो उसको वेट देता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, लैक्सेशन में मतलब आपका पेट जो है वो साफ रहेगा। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिपेशन वाले केस में आपका पेट साफ नहीं रहता है, तो क्योंकि वो फाइबर वहाँ पे कम खाते हैं, उनको फाइबर खाना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, कई चीज़ों में इंपॉर्टेंट होता है। एक तो वेट मेंटेन रखता है क्योंकि लिपिड को एब्जॉर्ब कर लेता है, लिपिड को एब्जॉर्ब कर ले तो लिपिड को बॉडी से बाहर निकाल देता है वेस्ट मटेरियल के साथ, तो क्या होगा, बॉडी में मोटापा नहीं होगा, ओबेसिटी का केस नहीं होगा। दूसरा, जो जिन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है, मतलब हार्ट में जिनके फैट जमा है, अगर हम लोग वो खाते रहेंगे फाइबर तो वो क्या करेगा, लिपिड को बॉडी में जमा नहीं होने देगा। जो वेन्स है ना, जो नसें हैं हमारी हार्ट की, उनमें जमा नहीं होने देगा, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी नहीं होंगी। ठीक है, जो हार्ट प्रॉब्लम्स है वो भी, हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, और ग्लूकोज को भी ये मेंटेन रखेगा क्योंकि एकदम खाने को धीरे धीरे खाना पचता है। अगर फाइबर है हमारे खाने में तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा और हमारी बॉडी को थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी। हम उतना काम करते रहेंगे तो एनर्जी हमारी बॉडी में एक साथ इकट्ठी नहीं आएगी, तो धीरे धीरे हम एनर्जी को यूटिलाइज करते रहेंगे, तो मोटापा जो है वो ग्लूकोज जो है वो बॉडी में स्टोर नहीं होगा, जितना आया है हमने उतना यूटिलाइज कर लिया। तो ये मेन हमारा फंक्शंस ऑफ फाइबर हैं। ठीक है, अब डाइटरी फाइबर हम देख ही चुके हैं, दो तरह के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर हैं हमारे, ये हम देख चुके हैं। ये डाइटरी फाइबर हमारे पास दो हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। फिर है हमारा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ये हम पढ़ चुके हैं। सॉल्युबल वही है जो घुल करके एक जेल फॉर्म में आ जाता है फाइबर, वो सॉल्युबल हो गया, और जो नहीं घुलता है वो हमारा इनसॉल्युबल हो गया। ठीक है, तो स्टे फुलर लॉन्गर, ये हमें लंबे समय तक हमें विस्कस जेल बना लेता है, तो खाना एकदम से ये डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इससे क्या होगा, वो खाना भी हमारा धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, तो बहुत समय तक हमें ऐसा लगा है कि हमने बहुत सारा खाया हुआ है। ठीक है, ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है सॉल्युबल। हमारे ब्लड शुगर को ब्लड शुगर को इम्प्रूव करता है, एकदम से ब्लड शुगर जो है हमारा शूट अप नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर अगर हमारी बॉडी में बढ़ेगा, हमने खाना खाया, ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज हमारी वेन्स में गया, फिर वो इधर उधर इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, वो नुकसान करता है बॉडी को। तो अगर हम फाइबर खाएंगे तो धीरे धीरे जाएगा बॉडी में, और क्या होगा, हमारा ब्लड शुगर जो है वो इम्प्रूव रहेगी। ठीक है, एकदम से बढ़ेगी नहीं। फिर हमारा डिजोल्व इन वाटर में डिजोल्व हो जाता है और जेलेटिनियस टेक्सचर बनाता है, जैसे जैम वगैरह में बनता है, और एक टेक्सचर कैसा रहता है इसका, जेल वाला टेक्सचर ये बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल में हमारा क्या होता है, इसका ड्राई टेक्सचर रहता है, क्योंकि आप देखोगे तो वो घुलता नहीं है, सूखा सूखा रहता है। ठीक है, ड्राई टेक्सचर रहता है। डू नॉट डिजोल्व इन वाटर में डिजोल्व नहीं होता, वो पोपा तैरता रहेगा। ठीक है, नीचे भारी होकर जम जाएगा, तो डिजोल्व नहीं होता, वाटर के साथ घुलता नहीं है। गुड फॉर कोलोन हेल्थ, ये जो हमारी वो है लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको कोलोन भी बोलते हैं, उसकी हेल्थ को क्या करता है, ये अच्छा बनाए रखता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। ठीक है, तो ये डाइटरी फाइबर के मेन दो काम है। इसके बाद हमारा लो ग्लाइसेमिक फूड और हाई ग्लाइसेमिक फूड है, ये दूसरा टॉपिक, इसी के अंदर हमारा नया टॉपिक है। तो हमारे फूड जो होते हैं ना, जो भी हम फूड खा रहे हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक है लो ग्लाइसेमिक फूड, एक है हाई ग्लाइसेमिक फूड। ठीक है, फूड ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, या ग्लाइसेमिक रिस्पांस के अकॉर्डिंग हम फूड को दो तरह के फूड में डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ फूड वो होते हैं जो लो ग्लाइसेमिक फूड होते हैं, कुछ वो होते हैं जो हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं। लो ग्लाइसेमिक फूड वो होते हैं जो, जैसे कि मैंने
रोटी खाई फाइबर वाली, ठीक है, जैसे उसमें चोकर है, चोकर वाली रोटी मैं खाऊंगी तो वो क्या होगा, चोकर वाली रोटी को मेरी बॉडी में डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी, ठीक है। अब वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी, ठीक है। ये ब्राउन ब्रेड में भी आप मान सकते हो, जो हमारे होल व्हीट की ब्रेड आती है उसमें भी मान सकते हो आप। तो वो मेरी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें फाइबर है, फाइबर को डाइजेस्ट करने में बॉडी में टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे वो मेरे बॉडी का ग्लूकोज बढ़ाएगी। तो मुझे बहुत टाइम तक ऐसा लगेगा कि मैं फुल हूँ और मैंने अच्छा सा खाया हुआ है, तो मुझे बार बार भूख नहीं लगेगी। तो वो क्या हो गया, वो मेरा लो ग्लाइसेमिक फूड हो गया, ठीक है, जो धीरे धीरे ग्लूकोज को बढ़ाता है, तो वो लो ग्लाइसेमिक फूड हो गया। इसके विपरीत दूसरा फूड वो है, अगर मैं व्हाइट ब्रेड लूँ, ठीक है, जो हमारी व्हाइट ब्रेड आती है ना, जो बिल्कुल व्हाइट कलर की ब्रेड मार्केट में आती है, तो व्हाइट ब्रेड क्या करेगी, जैसे ही मैंने खाई तो हाई ग्लाइसेमिक फूड व्हाइट ब्रेड को मानते हैं, रेफरेंस फूड भी मानते हैं वो उसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्लाइसेमिक ग्लूकोज बढ़ाने का जो लेवल है वो हमारा व्हाइट ब्रेड का ही होता है। तो वो क्या है, वो एकदम से मैंने खाई, वो मेरी बॉडी में बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाएगी। 1 या 2 घंटे बाद मुझे ऐसा लगने लगेगा कि दोबारा से मैंने जो खाया था वो सब डाइजेस्ट हो गया। अब जैसे ही मैंने 2 ब्रेड खाई, उतना काम तो मैंने नहीं किया जितना मैंने वो ब्रेड खाई थी, और वो ब्रेड मेरी बॉडी में जाकर के एकदम से डाइजेस्ट हो गई, उन्होंने मेरा ग्लूकोज बढ़ा दिया। और उतना मुझे उस समय इंसुलिन एकदम से मिलेगा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंसुलिन भी उतना अच्छा काम कर रहा हो, तो उतना इंसुलिन मिलेगा नहीं, और वो मेरा ग्लूकोज जो है वो बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट हो गया, इधर उधर जमा होने लगेगा, उससे क्या होगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा हाई ग्लाइसेमिक फूड है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, लो ग्लाइसेमिक फूड वो होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक है, स्लोली इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज और लो डिमांड ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अब एक तो ये धीरे धीरे बढ़ाते भी और धीरे धीरे घटता भी है, यानी कि जो मैंने खाया है, एक तो वो धीरे धीरे ग्लूकोज को बढ़ाएगा और धीरे धीरे ही ग्लूकोज जो है घटेगा। मैंने सुबह अच्छे से 2-3 रोटी खा के गई हूँ फाइबर वाली, तो दोपहर तक मुझे भूख नहीं लगने की, वो धीरे धीरे मेरे ग्लूकोज को बढ़ाता रहेगा, टूटता रहेगा ग्लूकोज, एनर्जी देता रहेगा, धीरे धीरे घटेगा भी, ठीक है, एकदम से नहीं घटेगा, समझ में आया। तो स्लोली इंक्रीज और डिक्रीज होता है हमारा ब्लड ग्लूकोज, लो डिमांड्स ऑफ इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन की ना एकदम से डिमांड नहीं बढ़ेगी, इंसुलिन हार्मोन धीरे धीरे आएगा और मेरे बॉडी में ग्लूकोज को काम, जितना थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज आ रहा है वो उसको यूटिलाइज करा देगा इंसुलिन हार्मोन को, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन उतना ग्लूकोज को यूटिलाइज करा देगा। बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल रहेगा इसमें लो ग्लाइसेमिक फूड में, क्योंकि आपका जो ग्लूकोज है उस पर आप कंट्रोल रखोगे, जो आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज घूम रहा है आपके सेल्स में, आपकी जो ब्लड सेल्स है उसमें जो आपका ग्लूकोज घूम रहा है उस पर आपको कंट्रोल रहेगा, आपका एकदम से ब्लड ग्लूकोज जो है बॉडी में बढ़ेगा नहीं। मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा, ठीक है। फिर है हमारा हाई ग्लाइसेमिक फूड में क्या होगा, ये हमारा रैपिडली इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को एकदम से बढ़ा देगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो मेरा व्हाइट ब्रेड खाई एकदम से वो मेरी बॉडी में डाइजेस्ट हो गई, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है, फटाफट ग्लूकोज में टूटा, ठीक है, ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज टूट करके मेरी बॉडी में एकदम उसने मेरे ब्लड में जाके ब्लड ग्लूकोज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये और उतनी जल्दी वो खत्म भी हो जाएगा, एकदम बढ़ेगा और एकदम ही खत्म भी हो गया। यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एकदम मैंने जो भी खाया था, 2 ब्रेड खाई थी, एकदम वो टूटेंगी और मेरी बॉडी में एकदम मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जो भी खाया था वो खत्म हो गया। तो रैपिडली टूटता है, ठीक है, रैपिडली इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये धीरे धीरे ये एकदम बढ़ाएगा, तेजी से बढ़ाता है, शूट अप हो जाता है, इसमें एकदम डाइजेस्ट होगा, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को ही बढ़ा देगा। हाई डिमांड ऑफ इंसुलिन हार्मोन, अब जब भी हम ये खाते हैं तो हमारा क्या होगा, हाई ग्लाइसेमिक फूड खाएंगे तो उससे हमारे इंसुलिन हार्मोन की डिमांड भी हाई होगी। अब बॉडी उतनी तो बना नहीं पा रही, तो इससे क्या होगा, ब्लड जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है इतना कन्वर्ट नहीं हो पाएगा हमारे बॉडी में, इतना हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और इधर उधर घूमता रहेगा ग्लूकोज, ठीक है। डिसबैलेंस ग्लाइसेमिक कंट्रोल, अब यहाँ पे क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसे हम डायबिटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा, ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा, ठीक है, और बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हमारी जो नसों में है जितना होना चाहिए 100 मिलीग्राम तक, उससे ज़्यादा वो हो जाएगा, ठीक है, नसों में हमारा ब्लड, ठीक है। अब जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो बॉडी में जो जमा होने लगेगा, हमारी बॉडी और यूरिन से भी बाहर पास आउट होने लगेगा और बॉडी को हार्मफुल बनाने लगेगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, स्लो पॉइजन भी बोलते हैं हम डायबिटिक के केस को, ठीक है। तो 2 तरह के फूड हो गए, एक तो वो हो गए जो एकदम से आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते हैं बॉडी में, जिसे हम हाई ग्लाइसेमिक फूड बोलेंगे, और एक वो होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक है, उसे हम लो ग्लाइसेमिक फूड बोलेंगे। ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की क्षमता इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं उसकी कितनी क्षमता है कि वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाए, ठीक है, क्योंकि मेन काम क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट का, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो ग्लूकोज में टूटेगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के वो टूट जाएगा, और टूट करके वो हमारे ब्लड में जाएगा, वो ग्लूकोज हमारी सभी नसों में जाएगा और हमें क्या देगा, एनर्जी देगा, ठीक है, नॉर्मल केस में ये होता है। लेकिन अगर मैंने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खा रही हूँ और
अब मेरी बॉडी उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रही, तो वो मेरी बॉडी में इधर उधर घूमता रहेगा और मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की क्षमता हमारी क्या है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने की जो कार्बोहाइड्रेट की क्षमता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसेमिक रिस्पांस बोलते हैं, कि जो कार्बोहाइड्रेट मैंने खाया है वो कितनी जल्दी मेरे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। तो अब लो ग्लाइसेमिक फूड, हाई ग्लाइसेमिक फूड हम देख ही चुके हैं। लो ग्लाइसेमिक फूड क्या है, जो स्लोली डाइजेस्ट होता है और स्लोली इंक्रीज और डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, एकदम डाइजेस्ट, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। सॉरी, लो ग्लाइसेमिक फूड क्या करते हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, धीरे धीरे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे ये हमें घटाएंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है। इनको हम क्या बोलते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये, गुड कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, ये अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि मैं स्टार्च खाऊं, पॉलीसैकेराइड्स हैं। मैंने स्टार्च खाया, स्टार्च क्या करेगा, मेरी बॉडी में धीरे धीरे टूटेगा ग्लूकोज में। ठीक है, लेकिन अगर उसके विपरीत मैंने शुगर खा रही हूँ, मैं सिंपल शुगर यानी कि सुक्रोज ले रही हूँ, माल्टोज ले रही हूँ, तो वो मेरी बॉडी में एकदम टूट जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा हाई ग्लाइसेमिक फूड कहलाएंगे। ठीक है, तो लो ग्लाइसेमिक फूड में फाइबर्स हो गए हमारे, और हमारा जो ये है जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, स्टार्च मेनली, ये सब क्या है हमारे, इनको गुड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, धीरे धीरे टूटते हैं, धीरे धीरे ही ये कम भी होते हैं। ठीक है, एकदम नहीं टूटेंगे। ठीक है, हाई ग्लाइसेमिक फूड वाले ये रैपिडली डाइजेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं क्या खाऊं, मोनोसैकेराइड्स खाऊं। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स खाऊं, मोनोसैकेराइड्स में या फिर डाइसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज। आपने देखा होगा कि अगर आप ग्लूकोज बहुत ज़्यादा पीने लगोगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट, आपकी बॉडी में स्वेलिंग होने लगेगी, वाटर रिटेंशन होने लगेगा बॉडी में। वो ग्लूकोज जो है वो जैसे ग्लूकॉन डी वगैरह आते हैं, अगर ये एथलीट्स ही पी सकते हैं, अगर हम लोग इन्हें अपने रेगुलर डाइट में यूज़ करने लगेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, वो इधर उधर डिपोजिशन होने लगेगा, बॉडी में डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगे और बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होंगे, क्योंकि वो हाई ग्लाइसेमिक फूड में आएगा। एकदम वो मैंने ग्लूकोज पिया, ग्लूकोज मेरी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा उसको, वो तो एकदम से टूटा ही फॉर्म में है, एकदम से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसे टाइम तो लगेगा नहीं। और जब मैंने इतना सारा ग्लूकोज पिया है तो एकदम वो मेरी ब्लड वेसल्स में जाएगा और इतना उस समय इंसुलिन हार्मोन आएगा नहीं, इतना एकदम से इतना सारा इंसुलिन हार्मोन आएगा नहीं। तो इससे क्या होगा, बॉडी में वो ग्लूकोज इधर घूमता रहेगा और बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हाई ग्लाइसेमिक फूड में हमारा क्या आएगा, रैपिडली डाइजेस्ट हो जाता है, एकदम डाइजेस्ट हो गया है हमारा जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, और वो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को रैपिडली इंक्रीज करता है। ठीक है, बहुत जल्दी से बढ़ा देगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे मैं चीनी खाऊं तो चीनी मेरी क्या करेगी, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को एकदम बढ़ा देगी, इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें चीनी मना होती है। ठीक है, तो वो एकदम बढ़ा देगी, एकदम बढ़ाएगी, उतना इंसुलिन हार्मोन है नहीं, वो जो ग्लूकोज है वो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट करने लगेगा और रैपिडली डिक्रीज भी करेगी। एकदम मैंने खाया, एकदम बॉडी में वो चला गया, बॉडी में फिर जितना बहुत इंसुलिन मिल रहा है उसे यूटिलाइज इंसुलिन ने काम करते हैं, मुझे एकदम से भूख भी लगने लगेगी, दोबारा से बॉडी एकदम से खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, मोनोसैकेराइड्स है, इसको बैड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि तेजी से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, क्योंकि इसे डाइजेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पॉलीसैकेराइड को डाइजेशन में टाइम लगता है, तो वो गुड कार्बोहाइड्रेट है, धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, उतना हम उसे यूटिलाइज करते रहेंगे। ठीक है, उतना हम काम भी कर सकते हैं, उतना हम हो सकता है हम कुछ काम कर रहे हैं तो उतना यूटिलाइज हो जाएगा ग्लूकोज, और उतना ही हमारा इंसुलिन भी हमें मिलता रहेगा। तो ये हमारा गुड कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारा बैड है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो ग्लाइसेमिक रिस्पांस है, यानी कि हमारा जो ब्लड ग्लाइसेमिक रिस्पांस है उसको क्या कर देता है, गड़बड़ा देता है। ठीक है, डिस्टर्ब कर देता है हमारे ब्लड के ग्लूकोज को। ठीक है, अब हमारे सी में है रेंजेस ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कुछ रेंजेस है, ये एग्जाम में आती हैं कई बार। तो सबसे पहली है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ठीक है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, और थर्ड है हमारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ठीक है, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वो होते हैं जो एक बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, हाई ग्लाइसेमिक फूड वाले। ठीक है, ये क्या है, इनकी रेंज क्या होती है, 70 से ऊपर होती है। जैसे वाइट ब्रेड हो गए, वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, बेक्ड पोटैटो हो गया। ठीक है, ये हमारी बॉडी में एकदम डाइजेस्ट हो जाएंगे और जल्दी से क्या करते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो 70 से ऊपर वाली रेंज वाले हमारे किस में आएंगे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आते हैं। फिर मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में हमारे 56 से 69 वाले आते हैं। जैसे इसमें क्या आएगा आपका, वाइल्ड राइस,
स्वीट पोटैटो, आइसक्रीम, वाइट राइस, पाइनएप्पल, मैंगो, बनाना, ये हमारे मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आते हैं। फिर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में हमारे 0 to 55 वाले रेंज जाएंगे, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, पल्सेज हो गया, एप्पल हो गया और ग्रेप हो गया, ठीक है। जिसमें जितना ज़्यादा फाइबर होगा वो उतना ही ज़्यादा किसमें आएगा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आएगा, ठीक है। जितना कम फाइबर है, आप देखोगे तो देखो वाइट ब्रेड में फाइबर नहीं होता, वाइट मेलन्स में नहीं होता, बेक्ड पोटैटो में नहीं होता, तो इसमें क्या है, इनमें फाइबर कम है, तभी ये एकदम से बॉडी में जाकर के डाइजेस्ट होकर के हमारे ग्लूकोज को बढ़ा रहे हैं ये इसी, ठीक है। इसीलिए क्या है, हमारे हाई ग्लाइसेमिक फूड है, यानी कि बैड कार्बोहाइड्रेट वाले फूड ये है, इनको अवॉइड करना चाहिए हमारी डाइट में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अगर आप देखो वाटरमेलन में वाटर काफ़ी सारा होता है, तो वाटर के लिए अगर हम ले रहे हैं तो उसको ले सकते हैं, ठीक है। बल्कि हम लोग तो वाइट ब्रेड लेते हैं, पर वाइट ब्रेड अवॉइड करके होल व्हीट ब्रेड जो ब्राउन वाली आती है वो हमें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या, वो लो ग्लाइसेमिक फूड है, ठीक है। इसका रेफरेंस फूड क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का रेफरेंस फूड क्या है, तो वो वाइट ब्रेड है। रेफरेंस फूड का मतलब ये होता है कि आपका जो वाइट ब्रेड है, इसी से हम बाकी सारे फूड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि बाकी फूड में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कितनी जल्दी वो टूट रहा है, ठीक है। तो वाइट ब्रेड हमारा रेफरेंस फूड माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का। तो बाकी सारे फूड को हम इसी से कंपेयर करते हैं कि कितने जल्दी ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, तो ये सबसे तेज़ी से बढ़ाता है। बाकी मान लीजिए अगर मुझे मिल्क प्रोडक्ट को का देखना है, तो मैं किसके साथ कंपेयर करूंगी, वाइट ब्रेड के साथ कंपेयर करूंगी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कितनी जल्दी ग्लूकोज लेवल को वो बढ़ा रहा है। तो वाइट ब्रेड क्या है, हमारा रेफरेंस फूड माना जाता है। और फिर बाकी सारे फूड आइटम को हम उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि जितनी जल्दी ये हमारा वाइट ब्रेड ग्लाइसेमिक कंट्रोल को बढ़ा रहा है, यानी कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, उतना ही हमारे बाकी प्रोडक्ट भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम उन्हें कंपेयर करते हैं आपस में, तो रेफरेंस फूड ही होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फैक्टर ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हमारे क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक तो राइपनेस एंड स्टोरेज ऑफ फूड को अगर हम पका के खाएंगे, जैसे पकाने का मतलब क्या है, जैसे मैंगो है, ठीक है, मैंगो कच्चा होता है तो खट्टा होता है, क्योंकि उसमें स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो पक जाएगा, येलो कलर का होने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, राइप हो जाता है, वो पकने लगता है मैंगो, तो उसका क्या होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा, उसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यानी कि पहले स्टार्च फॉर्म में था ग्लूकोज, फिर वो मीठा हो जाता है, कुछ टाइम पे पेड़ पे लगा तो वो किसके फॉर्म में आ जाता है, वो जो स्टार्च था वो ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है, और फिर वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज के फॉर्म में आ जाता है, उसको हम खा लेते हैं, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा देगा। यानी कि कच्चा मैंगो आप खाओगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा, और जो पका हुआ मैंगो आप खाओगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होगा वो हाई होगा, ठीक है, वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, क्योंकि उसका स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, और वो मीठा हो गया है, इसलिए वो मीठा हो जाता है मैंगो, ठीक है। पहले आप कच्चा खाओगे तो वो खट्टा होता है, ठीक है। राइपनेस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब अगर आपने राइप किया हुआ यानी कि पका हुआ फूड है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा, और कच्चे फूड का जो है हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, लो होता है, ठीक है। यानी कि मैंगो है, अगर वो पका हुआ है तो उसका क्या होगा, पका हुआ है, येलो वाला मैंगो है, जो शुरू में जो ग्रीन मैंगो होता है कुछ टाइम में पेड़ पे लगा हुआ, हम उसे खाते हैं, वो खट्टा होता है क्योंकि उसमें स्टार्च होता है उस समय। फिर हम उसे क्या करते हैं, उसके बाद वो कुछ दिन और पेड़ पे लगा रहेगा तो वो स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ फूड आइटम में ऐसा भी देखा जाता है कि पहले ग्लूकोज पाया जाता है, बाद में ग्लूकोज या फ्रक्टोज मान लो आप, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे स्टार्च में। जैसे कि हमारा मटर का दाना है, गेहूं का दाना है, ठीक है। जब हम मटर और गेहूं के दाने को लेते हैं तो कच्चा अगर मटर आप खाओगे तो वो मीठा होता है, लेकिन अगर पका हुआ मटर आप खाओगे जो काफ़ी दिन तक पेड़ पे लगा हुआ है मटर के, और फिर आप उसे खाओगे, पहले आपने खाया तो वो कच्चा है, आप काफ़ी दिन तक आपने उसे पेड़ पे छोड़ दिया, वो पकने लग गया मटर, तो उसके बाद जब आप खाओगे तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा उसका टेस्ट जो है ना मीठा नहीं रहता है, फीका टेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज था जब वो कच्चा था तो उसमें ग्लूकोज था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो हमारा स्टार्च में कन्वर्ट हो गया है। तो दोनों केस हो सकते हैं आपका। कुछ फूड आइटम में पहले स्टार्च होता है, बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं कि पहले ग्लूकोज होता है, बाद में वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है, राइपनेस एंड स्टोरेज ऑफ फूड में। फिर है प्रोसेसिंग ऑफ फूड है। प्रोसेसिंग ऑफ फूड में क्या होता है, हमारा फ्रूट अगर हम खा रहे हैं तो उसमें उसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। अगर मैं संतरा है, ठीक है, मैंने अगर ऑरेंज लिया है, ऑरेंज जब मैंने खाया तो ऑरेंज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो क्या कहलाएगा, लो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ऑरेंज में फाइबर भी है, मैं पूरा ऑरेंज खा रही हूँ तो उसमें फाइबर के साथ
साथ खा रही हूँ वो मेरी बॉडी में डाइजेस्ट होने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं ऑरेंज का जूस पीऊँगी, ऑरेंज जूस अगर मैं निकाल के पीती हूँ तो उसका क्या हो जाएगा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, क्योंकि उसका फाइबर सारा निकाल चुके हैं, मैंने पल्प पूरा निकाल दिया है, ठीक है। उसका जो गूदा होता है, पल्प वाला पार्ट होता है, वो मैंने सारा निकाल दिया, सिर्फ उसका जूस बचा है, ठीक है। वो जूस मैंने पी लिया है, ठीक है। वो जूस जब मैंने पिया तो फाइबर तो पहले निकल गया, तो वो जूस मेरी बॉडी में फटाफट डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई होगा जूस का, और फ्रूट का कम होगा, क्योंकि फ्रूट में फाइबर भी पाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, गूदा हो गया, फाइबर हो गया, जो कि मेरी बॉडी में डाइजेस्ट धीरे धीरे करेगा फ्रूट को। जबकि जूस अगर मैं पीऊँगी तो जूस जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, उसका जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है। कुक्ड फूड आइटम हो गए, तो जैसे कच्चा चावल खाओ या कच्चे चावल हो गए, या बिना पके हुए, जो बिना कुक करे हुए जो हम फूड आइटम खाएंगे, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होगा वो लो होगा। लेकिन अगर जब हम उसे पका के खाएंगे, कुक करके खाएंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कच्चे चावल खाऊं, बिना पके हुए चावल खाऊं, तो वो क्या होंगे, वो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो मेरी बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन जब मैं उसे अच्छे से पका के खाऊंगी तो क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो मेरी बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा कुक्ड फूड आइटम में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फाइबर, जितना ज़्यादा आपका फाइबर होगा आपकी फूड आइटम में, उतना ही ज़्यादा आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होगा वो लो होगा, ठीक है। ये आपका वो आया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इफेक्ट करते हैं। हमारे जो फूड आइटम है उसमें कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, या ज़्यादा है या कम है, वो ये इस पर, अगर फ्रूट खा रही हूँ मैं पूरा का पूरा तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, अगर उसका निकाल के जूस पी रही हूँ तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, तो जल्दी ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर हमारा ग्लाइसेमिक लोड है, इसी का एक पार्ट है ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ही इसकी कुछ रेंजेस हैं। तो अगर लो में आएगा आपका 8 से 10 के बीच में, अगर किसी फूड का ग्लाइसेमिक लोड आ रहा है तो वो लो है, 11 से 19 के बीच में रेंज आ रही है तो मॉडरेट है, और अगर 20 से ज़्यादा आ रही है तो वो हाई रेंज में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैलकुलेट एबिलिटी टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एज पर पोर्शन ऑफ फूड, ठीक है। अब ग्लाइसेमिक लोड में क्या हो, जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स में तो हम पूरा संतरे का पूरा ऑरेंज देख रहे हैं, पूरा एप्पल देख रहे हैं, ठीक है, पूरा मैंगो देख रहे हैं। लेकिन ग्लाइसेमिक लोड में क्या करते हैं, हम पूरा ना देख के उसका एक पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं देख लूँ कि मैंगो मेरे पास 100 ग्राम का मैंगो है, ठीक है, पूरा जो मैंगो मैंने एक मैंगो लिया वो मेरे पास 100 ग्राम का है, और अगर मैं 100 ग्राम का मैंगो खाऊंगी तो मुझे कितनी मिलेगी, 60 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। लेकिन क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं 60 कैलोरी एनर्जी मैं नहीं डाइजेस्ट कर सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उस मैंगो के पार्ट करके उसमें से एक स्लाइस निकाल लूँगी 20 ग्राम की, और फिर मेरे को 12 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो 20 ग्राम अगर मैं लूँ मैंगो की, सिर्फ एक स्लाइस लूँ, 20 ग्राम की निकाल लूँ 100 ग्राम में से, ठीक है। पूरा मैंगो ना खा के उसमें से एक स्लाइस 20 ग्राम की निकाल लूँ, एक पीस में 20 ग्राम का निकाल लूँ, तो कितनी मिलेगी मुझे, सिर्फ 12 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। तो वो मैं खा सकती हूँ, जितनी मेरी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा इतना एकदम से। तो ये उनके लिए है जिन्हें बहुत क्रेविंग होती है, कुछ खाने का मन करता है, जैसे मैंगो आ रहा है मार्केट में और आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, लेकिन आप डायबिटिक पेशेंट हो, आप नहीं खा सकते, तो आपको बहुत पूरा मैंगो ना देके कम से कम एक स्लाइस हम आपको दे सकते हैं कैलकुलेट करके। उससे क्या होगा कि आपकी क्रेविंग भी हो जाएगी और आपके लिए वो हार्मफुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट एबिलिटी टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एज पर पोर्शन ऑफ फूड, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, एक पोर्शन को लेते हैं। जैसे पहले तो अभी तक हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में पूरी ब्रेड ले रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोर्शन लेंगे। हमने क्या किया, पूरी ब्रेड अगर हमारी कितनी 60 ग्राम की है, तो हमने क्या किया, 60 ग्राम में हमें मिल रहा है लगभग 60 किलो कैलोरी एनर्जी, तो हमने क्या किया, उस 60 ग्राम उसके 4 पीस कर लिए, ठीक है, ब्रेड के, ठीक है। 100 ग्राम की ब्रेड को हमने क्या किया, 4 पीस कर लिए। अब 100 ग्राम की ब्रेड को जब मैंने 4 पीस किए, तो उसमें से एक पीस कितने ग्राम का हो गया, 20 ग्राम का हो गया, तो मुझे कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, फिर से 12 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। तो 12 जो है वो मेरी बॉडी में मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो ये उनके लिए है जो बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए मेथड है। ग्लाइसेमिक लोड जो नहीं खा सकते, तो डॉक्टर ने पर पोर्शन वाइज दे देता है कि चलो तुम्हारा बहुत मन है मैंगो खाने का, तो एक स्लाइस मैंगो ले लेना, ठीक है, इससे इतना नुकसान नहीं होगा। तो वो क्या हो गया, हमारा ग्लाइसेमिक लोड हो गया। जब हम क्या करते हैं, एक पोर्शन की बात करते हैं, पूरे फूड की बात नहीं कर रहे, सब पूरे मैंगो की ना करके मैंगो के एक पोर्शन की बात कर रहे हैं, कि एक पोर्शन को कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि क्या एक पोर्शन मैं खा सकती हूँ या फिर नहीं खा सकती हूँ, ठीक है। फिर है अकॉर्डिंग टू हेल्थ बेनिफिट। हेल्थ बेनिफिट के अकॉर्डिंग हमारा वही है कि बॉडी में क्या क्या हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से हमारे 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक है कॉम्प्लेक्स और एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वही वाला है जो हमारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला था, ठीक है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कौन सा था, वो हमारा
कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है, बॉडी में आसानी से वो टूटते भी नहीं है, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो एकदम से नहीं टूटते, धीरे धीरे हमारे ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है वो, और धीरे धीरे हमें भूख भी लगती है। एकदम से हमें भूख नहीं लगती कि 1 या 2 घंटे बाद ही हम खा के आए हैं, 1 या 2 घंटे बाद ही हमें दोबारा से भूख लगने लगे। और इससे क्या होगा, आप बार बार खाने से बचोगे और आपसे क्या होगा, आपकी बॉडी का जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हमारा पॉलीसैकेराइड्स है। ये गुड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, इनसे कैलोरी हमें कम मिलती है और धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। इनमें जो है न्यूट्रिएंट्स भी जो होते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि नेचुरल न्यूट्रिएंट्स इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे कि एक तो आप होल व्हीट की रोटी ले रहे हो, जो आपकी वो होती है गेहूँ, ठीक है, एक उसकी रोटी ले रहे हो, दूसरी आप मैदा की रोटी बना रहे हो। तो जो जबकि है दोनों गेहूँ से ही बन के आ रहे हैं, लेकिन आपने होल व्हीट की जो रोटी ली है उसमें न्यूट्रिएंट्स आपके ज़्यादा होंगे, जबकि आप जब उसको छान करके उसमें से मैदा निकाल रहे हो तो आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमारे जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हमारे क्या है, बैड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हम इसे। ये हमारे इसके अंदर कौन से आते हैं, इसके अंदर आएंगे हमारा मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। बैड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है इनका, सिंपल का स्ट्रक्चर होता है इनका, इनमें फाइबर नहीं होता और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी इनमें कम होते हैं, जैसा हमारा क्या है ग्लूकोज, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, हमारा ग्लूकोज है। तो ये तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम आरडीए देखें इन टॉपिक्स के, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आरडीए। मैंने हर टॉपिक का आरडीए अलग अलग किया है ताकि आसानी हो उन्हें याद करने में। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट का आरडीए देखें, ये आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग है, ये जो भी निन ने दिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने दिया था आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आरडीए कार्बोहाइड्रेट का क्या है, अगर हमारा एज 1 से लेके 18 ईयर तक, और इसके साथ ही साथ जो एडल्ट मेल और वुमेन होते हैं, एडल्ट मेल और वुमेन, ठीक है, मेल और फीमेल होते हैं, उनको हमें कितना देना चाहिए, 1 साल से ऊपर के लगभग सभी लोगों को, ठीक है। 1 साल से, यही लिखा हुआ है, 1 साल से लेकर सभी लोगों को हमें कितना देना है, 130 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में होना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट के केस में है तो 175 ग्राम पर डे होगा, लैक्टेटिंग मदर के केस में 200 ग्राम पर डे होगा, इन्फेंट अगर हमारा है 0 to 6 मंथ से लेकर के हमारा 55 ग्राम पर डे देंगे, और अगर 6 to 12 मंथ का है तो 95 ग्राम पर डे देंगे। तो ये आरडीए है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, हमें कितना कितना कार्बोहाइड्रेट अपने पेशेंट को देना है, ठीक है। तो कितने पेशेंट के नॉर्मल केस में भी, अगर मैं भी जैसे हेल्दी एडल्ट है, कोई हेल्दी एडल्ट है, मेल है, तो उसको कितना देना है, 130 ग्राम पर डे देना है, ठीक है। कोई 1 साल से लेकर के जितने भी हमारे हेल्दी एडल्ट मेल और वुमेन है, वुमेन में कौन होंगी, जो प्रेग्नेंट ना हो और जो लैक्टेशन में ना हो, ठीक है, तो उनको हमें कितना देना है, 130 ग्राम पर डे देना है, ठीक है। जो प्रेग्नेंट के केस में कौन कितने देंगे, हम 175 ग्राम पर डे देंगे, लैक्टेशन के केस में हम देंगे 200 ग्राम पर डे, इन्फेंट के केस में हम देंगे 0 to 6 मंथ का अगर बेबी है तो उसको 55 ग्राम पर डे देंगे। जो हमें अलग से नहीं देना है, ये हमें कहाँ से मिल जाएगा, मदर का जो मिल्क है, मदर मिल्क से, ब्रेस्ट मिल्क से ही मिल जाएगा, ठीक है। 6 to 12 मंथ में कुछ वहाँ ब्रेस्ट मिल्क से मिलेगा, कुछ हमें बाहर से भी देना पड़ेगा। 95 ग्राम पर डे टोटल होना चाहिए, ठीक। फिर है हमारा आरडीए, हमारा फाइबर का है, तो ग्राम पर डे के हिसाब से हम आरडीए दे रहे हैं फाइबर का, ठीक है। तो ये तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का आरडीए था, ये हमारा फाइबर का अलग सा आरडीए है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा मैन में अगर हमारा सेडेंटरी मैन है, सेडेंटरी मतलब आपको पता है वॉक के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेडेंटरी में हमारे क्या आएगा, जो कम काम करते हैं, जैसे मेरे जैसा जो पूरे दिन कुर्सियाँ तोड़ते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, वो सेडेंटरी में आते हैं। मॉडरेट में वो आते हैं जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं, कुछ काम वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत उनका फिजिकल वर्क होता है, वो मॉडरेट में आते हैं। हैवी में वो आते हैं जो बहुत, जैसे लेबर हो गए, स्टोन कटर हो गए, जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, वो हैवी में आते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से हमें क्या देना है, जैसा मेरा काम है उस हिसाब से मुझे फाइबर देना है, ठीक है। तो सेडेंटरी के केस में कितना देना है, 30 ग्राम पर डे देना है। पिंकी दूध का पकौड़ा नहीं रखा था। तो मैन में हमारा सेडेंटरी के केस में हमें 30 ग्राम पर डे देना है फाइबर, मॉडरेट के केस में हमें 40 ग्राम पर डे देना है, और हैवी के केस में हमें 50 ग्राम पर डे देना है, ठीक है। यानी कि इतना हमारी डाइट में फाइबर होना चाहिए, ठीक है। और वुमेन के केस में अगर सेडेंटरी वुमेन है तो 25 ग्राम पर डे दोगे, मॉडरेट है तो 30 ग्राम पर डे, और हमारा हैवी है तो 40 ग्राम पर डे हमें वुमेन के केस में, अगर बहुत हैवी वर्क वाली वुमेन है तो उसे इतना देना है। 1 to 3 ईयर में हमें 15 ग्राम पर डे देना है
बच्चे को। 4 to 6 ईयर का बच्चा है तो 20 ग्राम पर डे देना है, और 7 to 9 ईयर का है तो 26 ग्राम पर डे हमें देना है, ठीक है। अगर हमारा 10 to 12 ईयर का बच्चा है, लड़का है, तो उससे 33 ग्राम पर, इसमें लड़का लड़की दोनों को देंगे, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 9 साल तक हम ये नहीं देखते हैं कि मेल चाइल्ड है फीमेल चाइल्ड है, दोनों की बराबर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, दोनों को एक समान देते हैं, ठीक है। 10 से 12 के बाद हमारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने लगती हैं, तब रिक्वायरमेंट हमारी चेंज होने लगती है बच्चों के न्यूट्रिशन की। तो इससे पहले जो 1 से 7 ईयर तक का है, इसमें बॉयज़ और गर्ल का कोई डिफरेंस नहीं है, आपको एक जैसा ही देना है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। लेकिन 10 to 12 ईयर में हमारे बॉयज़ को देना है 33 मिलीग्राम पर डे, गर्ल्स को देना है 30 मिलीग्राम नहीं ग्राम, ठीक है। गर्ल्स को देना है 30 ग्राम पर डे। 13 से 15 ईयर तक के जो बॉयज़ हैं उनको देना है 43 ग्राम पर डे, और गर्ल्स को देना है 36 ग्राम पर डे, ठीक है। 16 to 18 ईयर के जो बॉयज़ हैं उनको देना है 50 ग्राम पर डे, और गर्ल्स को देना है 38 ग्राम पर डे, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है पूरा किसका, फाइबर का, ठीक है। फाइबर की RDA है ये हमारी, जिसमें हमें आपने देख लिया मैन वुमेन बच्चों का, ये सब हम इसमें देखेंगे। ये हमें याद भी करना है इसको, क्योंकि इसमें एग्जाम में भी आया था कि सिडेंट्री में मैन के कितनी फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने शायद TGT का क्वेश्चन देखा था, उसमें उन्होंने पूछा हुआ था, क्योंकि एकदम से RDA अब आया है तो RDA से क्वेश्चन बनने लगे हैं अब 2020 के बाद, ठीक है। क्योंकि पहले RDA था, पहले फाइबर था ही नहीं RDA में, तो फाइबर अभी इंक्लूड हुआ है तो उससे क्वेश्चन बनने लगे हैं, ठीक है। तो मैन का पूछा गया था, सिडेंट्री या मॉडरेट में से उन्होंने पूछा था, जिसका आंसर 30 या 40 ग्राम पर डे था, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अब आ रहे हैं एग्जाम में, आपको RDA एक बार ढंग से याद भी करना पड़ेगा, जितने हो सकते हैं उतने याद कर दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा क्योंकि RDA बहुत है। अभी अगर हम देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का है, फिर प्रोटीन का है, फिर फैट का है, फिर हमारे सभी विटामिन्स का है और सभी मिनरल्स का है। तो RDA बहुत महाभारत है एक तरह से, उनको रटना। और मुझे लगता है ये RDA सिर्फ डाइटिशियन ही को ही याद हो सकता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस में करते रहते हैं, क्योंकि वो डाइट बनाते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं उस पर, तो उनको याद हो सकता है। पर हम लोग के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता RDA याद करना। तो एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ये हो गया याद तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि उस समय तुक्का मार लें, या फिर एक या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें तो हम इसको छोड़ के भी चल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी RDA का जैसे ये है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। कार्बोहाइड्रेट का तो आसानी है, 130 ग्राम पर डे है, और अब फाइबर का भी मुझे लगता है 30-40 की रेंज ही है, तो तुक्का आप मार भी सकते हो। अगर मैन का आया तो 40 में है, मॉडरेट में, हैवी में आपका 50 है, और सिडेंट्री में 30 है। तो इस तरीके से थोड़ा 1-2 बार रीड आउट कर लेना, तो हो सकता है याद आ जाए एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आज जो हमारे टॉपिक खत्म हुए हैं, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक आज पूरे खत्म हो गया है। पूरा कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा दिया है। अभी मैं इसको पूरे कार्बोहाइड्रेट को एक वीडियो में बना करके डाल दूंगी, ताकि और बच्चों को आसानी रहे, वो एक ही वीडियो में पूरा कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो अब कल से हम प्रोटीन अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। प्रोटीन थोड़ा छोटा है, तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, इतना नहीं है जितना कार्बोहाइड्रेट, तो बिल्कुल महाभारत ही है, ठीक है। तो प्रोटीन थोड़ा छोटा है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। पढ़िए, पढ़ाइए और बढ़िया से अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।